हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आई होप बेटा आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरीके से 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते उसी के साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन को किया जाए और कैसे सीयूईटी के एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। ओके, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं इस पूरे क्लास में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपको सीयूईटी का पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है उसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के नाम से जानते हैं। और इन CUET के एग्ज़ाम के थ्रू ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्या करती है, एडमिशन लेती है, यानी उनमें जो एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करता है उस बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर उनका एडमिशन लिया जाता है। तो 12th बोर्ड भी है आपके पास में और CUET का एग्ज़ाम भी देना है। तो ये काफ़ी सारी बच्चों का कंसर्न रहता है कि किस तरीके से अपनी 12th की पढ़ाई को मैनेज करते हुए मैं CUET की प्रिपरेशन को भी साथ करके CUET को क्रैक करूँ। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं और क्या CUET का एग्ज़ाम पैटर्न है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है ना। बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट अगर हमारा है तो हमें कैसे उसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि मेरा 12th का रिजल्ट भी अच्छा रहे और मैं CUET एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकूं। ओके, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्या क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो देखिए, एग्ज़ाम नेम हमारा पता ही है, CUET है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फुल नेम ऑफ एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इसमें हमारे पास में अलग अलग है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहने वाला है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाला है MCQ। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, ABCD यानी सेलेक्ट करना होगा, MCQ में बहुत सिंपल सी चीज़ है। ड्यूरेशन ऑफ बायोलॉजी सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो बायोलॉजी सेक्शन का जो ड्यूरेशन आप लोगों को मिलने वाला है इट इज़ अबाउट 45 मिनट्स, है ना। 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास होगा जिसमें आपको उस पेपर को अटेंड करना है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन इट विल बी 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपको बायोलॉजी सेक्शन में मिलेंगे। अब क्या 50 के 50 सॉल्व करने, 50 के 50 का आंसर देना है क्या, या उसमें भी मेरे पास में कुछ चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो देखते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे बट यू हैव टू अटेंड ओनली 40 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेंड ओनली 40 क्वेश्चंस। ओके, 40 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को उसमें देना है। डन। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बायोलॉजी इट विल बी 200। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 40 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए, 5 मार्क का एक क्वेश्चन है तो इट विल बी 200। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 5 मार्क का है। अगर मेरा एक क्वेश्चन सही होता है तो मुझे पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट विल बी 5, तो ये 200 हो गया। तो मार्किंग स्कीम ये है, एवरी राइट क्वेश्चन इट विल बी +5, इट विल बी +5 फॉर एवरी राइट। अगर नेगेटिव रहता है तो इट विल बी -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और अगर मैंने अनअटेम्प्ट किया, मतलब मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो इट विल बी 0, मतलब कोई मार्क्स उसका मुझे नहीं मिलना है और ना ही मेरा डिडक्ट होना है। ओके, फॉर 50 क्वेश्चन आने हैं, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन विल बी देयर, यू हैव टू आंसर ओनली 40 क्वेश्चन। फॉर 1 राइट क्वेश्चन इट विल बी +5 एंड फॉर any wrong question it will be -1 and for any unanswered question it will be 0. Okay, no marks deduction will take place if you don't attend any kind of question. अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मेरा पहला जो दिमाग में चीज़ चल रही है दैट इज़ कि मुझे बहुत सोच समझ के पेपर को अटेंड करना है। रीज़न बीइंग, मैंने एक क्वेश्चन गलत किया
तो मेरी पहले क्वेश्चन जो मेरा सही हुआ है उसकी मेहनत में थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि 5 मार्क्स मुझे वहाँ मिले पर 1 मार्क मेरा और चला गया, 4 ही मिले मुझे उसके। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारा पहला जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग लीस्ट हो, ताकि जो मैंने करेक्ट किए हैं उसके मुझे एग्जैक्ट मार्क्स मिले। अगर मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो फिर मैंने जितने भी अटेंड किए क्वेश्चन उसका फिर इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो पहला आपका जो दिमाग चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट हो, नेगेटिव ना करूँ ये चीज़। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है बायोलॉजी का, है ना। अगर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूं तो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में 5 यूनिट है। 12th की जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी, है ना, 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसकी मैं अगर बात करता हूं, 12th की ओल्ड एनसीईआरटी की, 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं ओल्ड एनसीईआरटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को अपडेट कर लिया है। उसमें केवल 13 चैप्टर्स ही हैं, 13 चैप्टर्स आर देयर, पहले 16 होते थे। अब 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी उसकी मैं बात करूं तो उसमें 16 चैप्टर्स हैं थे। नई एनसीईआरटी में न्यू अपडेटेड जो सिलेबस है उसमें केवल 13 चैप्टर है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर 13 चैप्टर पढ़े या 16, तो बोर्ड के लिए आपको सिर्फ 13 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं बोर्ड में, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सीयूईटी अभी ओल्ड वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। उसने अभी कोई अपने अंदर मैं कहूँ अगर सिलेबस में तो ज़्यादा मैंडेटरी चेंज नहीं किए। इफ देर विल बी सम चेंजेस तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, यू विल बी नोटिफाइड फॉर दैट, है ना। तो अभी आपका क्या एम है, आपका ये चीज़ें ये है कि 13 चैप्टर आपके बोर्ड में है और 16 चैप्टर आपके सीयूईटी में। तो 13 चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं वही सीयूईटी में आ जाएंगे। 3 चैप्टर थोड़े से एक्स्ट्रा आपको पढ़ने हैं। अब उसमें बच्चा टेंशन लेने लगता है 13 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, 16 इसमें पढ़ेंगे, 29 चैप्टर्स हो गए ना भाई। 13 चैप्टर तो कॉमन है, 3 चैप्टर ही तो एक्स्ट्रा है। यहाँ 13 चैप्टर की जो नॉलेज बोर्ड में ले रहे हो वही तो चैप्टर यहाँ आने, और पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ ली, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो पहला काम है, एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी को भगवान मान लो और एनसीईआरटी को ही भगवान मान के उसकी पूजा करो। पूजा करो का मतलब ये नहीं होता कि किताब को वहाँ पर रख दिया ना अगरबत्ती करे ना, पढ़ना है, एक एक लाइन समझनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं इसके बारे में, रिप्रोडक्शन। पहला अपनी यूनिट कौन सी है, रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगर मैं बात करूं तो ये 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड और थर्ड, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड और थर्ड चैप्टर में से इस पूरे यूनिट में थोड़े से सवाल ज्यादा आए हैं, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना है, नो डाउट पढ़ना है, फोर्थ भी हमें पढ़ना है, पर यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की जो टेंडेंसी है थोड़ी सी कम रही है। तो सेकंड और थर्ड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, फर्स्ट फोर्थ पे करना है, बट ज्यादा फोकस अपना सेकंड थर्ड पे रहना चाहिए। फिर आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। रीजन बीइंग इसमें हेरिडिटी और वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ये 2 चैप्टर अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और सीयूईटी एग्जाम्स के लिए भी जरूरी हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बात करें तो इनका वेटेज अच्छा खासा है, और अगर आप सीयूईटी एग्जाम में बात करें तो भी इनका वेटेज अच्छा खासा है। इनसे क्वेश्चन अच्छे आते हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और इसी की यूनिट में साथ में हमारे पास में कौन सा, इवोल्यूशन, तो इस पे भी पूरा फोकस करना है। अगला देखिए, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं तो हेल्थ एंड डिजीज है, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। ये यूनिट अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप में आ जाता है, जहां पे कंसेप्चुअल हैं, कंसेप्ट्स आर देयर, बट स्टिल यू हैव टू, आपको क्या करना है, मेमोराइज करना, रिटेंशन पावर चाहिए इसमें। बार बार पढ़ रहे हैं, नॉलेज बढ़ानी है, तो रिटेंशन पावर अच्छी हो आपकी, है ना। अगर आपकी रिटेंशन पावर बढ़िया है तो अच्छे से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अगर मैं बात करूं, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन हो गया, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर हो गए, डन। अगला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगला अपने पास में कौन सा आता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल्स होंगे और एप्लीकेशंस होगी। ये चैप्टर्स थोड़े से नए चैप्टर्स होते हैं बच्चों के लिए, रीजन बीइंग क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र पुरानी क्लासेस में कभी हुआ नहीं, मतलब 11th में, 10th, 9th ऐसा कभी सुना नहीं है साइंस में। तो ये नए चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूईटी के पैटर्न में भी, ठीक है।
अगली अगर अपन बात करते हैं लास्ट यूनिट की, तो दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें 4 चैप्टर आएंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होगा, इकोसिस्टम होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का चैप्टर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और हमारे पास में कौन सा हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में अगर मैं बात करूं तो ईयर वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ईयर के कौन सा एक्ट कब पास हुआ, है ना, किस एक्ट कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया था, ये सारी चीजें। बायोडाइवर्सिटी में याद रखना इन सीटू एक्स सीटू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या है, इन सीटू एक्स सीटू। इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये थोड़े से ढंग से पढ़ लेना, है ना। वैसे तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे वो तो हम बाद में कभी और फर्दर लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो हम जनरल स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें रही। अब मेन बात करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है ना। हमारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, सीयूईटी का क्वेश्चन पैटर्न क्या है। देखो, एक चीज़ मैं आपको साफ बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर सीयूईटी कॉम्पिटिटिव अप्रोच है और एनसीईआरटी 12th बोर्ड में हम सिर्फ एनसीईआरटी को एम कर रहे हैं। अरे तो मैं एक बात बता दूं, दोनों सिमिलर अप्रोच पे ही हैं, दोनों का एक ही फंडा है एनसीईआरटी। तो अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है तो आप बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप सीयूईटी भी अच्छा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दें कि आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको ये मानना है कि आप 12th एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपका कंसेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, दैट्स इट। इफ़ आप अपने कंसेप्ट्स को अच्छा कर पा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम, ओके। सो क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा पेपर में, सीयूईटी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं मैच दी कॉलम। क्या आता है, मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम का मतलब क्या होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी लिखा हुआ होता है ना। अगर मैं बात करूं मैच दी कॉलम में, तो मैच दी कॉलम में क्या होता है, यहां पे लिखा होता है सेक्शन ए और यहां लिखा होता है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का सेक्शन बी के साथ मैचिंग करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ नाम लिखे होंगे इस तरफ, कुछ नाम लिखे होंगे इस तरफ, तो सेक्शन ए सेक्शन बी, मैच दी कॉलम के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे आपको वहां पर। स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपको ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना हो या फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना होगा। आपको 4 लाइनें दी गई, 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसके लिए आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना तो आप किसी भी स्टेटमेंट में बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। लेकिन वो स्टेटमेंट सही या गलत कब बता सकते हो, जब आपको नॉलेज हो, जब आपको पता हो। जब आपने टॉपिक ही ढंग से नहीं पढ़ा है, आप रट के आए हैं, तो आपको स्टेटमेंट बता ही नहीं सकते भाई। जैसे असर्शन रीजन होता है ना, असर्शन रीजन स्टेटमेंट होता है, फिर उसका आंसर अपने को देना होता है, रीजन देना होता है। तो असर्शन रीजन में भी क्या होता है, पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है कि आपका कंसेप्ट कैसा है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। तो सेम चीज स्टेटमेंट बेस्ड में होती है। जब आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक कर रहा है वो ये देख रहा है कि आपको कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर पता है या नहीं है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। मैच दी कॉलम हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन किसका मिला, स्टेटमेंट मिला। 4 स्टेटमेंट दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऐसे, ठीक है। अगला आपने को क्या मिलेगा, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे एनवायरमेंट वाला चैप्टर है ना, जैसे एनवायरमेंट वाला चैप्टर है फॉर एग्जांपल, तो एनवायरमेंट वाले चैप्टर में मुझे पता है एक्ट है बहुत सारे, पॉल्यूशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन वाला एक्ट है, एयर पॉल्यूशन के लिए एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो समिट्स हुए, अर्थ समिट हुए हैं रियो डी जेनेरो वाले में, और अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में जो समिट हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के समिट्स हुए हैं। रियो डी जेनेरो में जो समिट हुआ, साउथ अफ्रीका में जो समिट हुआ, साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पे समिट हुआ, तो ये कब हुए, कौन से ईयर में हुए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए 1856 से 1863 में, ये पूछ लिया। 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया। 3 साइंटिस्ट 1900 में आए, मेंडल की डेथ मान लीजिए 1884 में हुई। तो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ईयर हैं, सारे ईयर नहीं। 1953 में मान लीजिए कि वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया। तो ये सारी चीजें जो ईयर वाइज है ना,
ईयर वाइज अपने को डेटा अलग कर लेना है। मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, ईयर वाइज डेटा अलग कर लो। अपने को पता है कि ईयर का क्वेश्चन बन सकता है, तो एक काम करो 5 पेपर अलग कर लो, 5 पेपर्स प्रिपेयर करो ढंग से, और चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाओ। चैप्टर वाइज ईयर लिखना स्टार्ट कर दो। किसी किसी में अगर ईयर दे रखे हैं तो इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में हुआ, इस ईयर में हुआ, ताकि क्या हो लास्ट टाइम जब पढ़ने जाओ तो ईयर सारे एक साथ आपके सामने आ जाए कि भाई इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, ताकि आप मेंटली फ्री हो, टेंशन नहीं हो। समझ गए आप? ये चीज़ है। एक ईयर बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी है तो डायग्राम तो आएगा ही आएगा, आपको डायग्राम बना दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डायग्राम बना दिया, आपको बोले लेबलिंग ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्या है तो बताओ इसमें ए बी सी डी क्या है, ऐसे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछे जा सकते हैं अगर हम कहें तो डायग्राम हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी है, जैसे कॉपर्टी वगैरह है, ये इनके डायग्राम पूछ लिए मान लीजिए, ठीक है। वसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में दे रखे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें आपको वहाँ से पूछी जा सकती है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास में आने के चांस हैं। डन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप देखेंगे कि जो ओपियोइड्स हैं उसमें कोई डायग्राम दे रखे हैं मान लीजिए, कैनाबियोइड्स हैं उनमें कोई डायग्राम आ गया मान लीजिए या अगर मैं बात करूँ तो कोका प्लांट्स हैं उनमें से कुछ पूछ लिया तो काइंड ऑफ। तो ये हम कह सकते हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सोर्स बेस्ड यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि सोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी पैराग्राफ दिया हुआ होगा आपको, है ना। मान लीजिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की थ्योरी है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का एक पैराग्राफ उठा लिया, उस पैराग्राफ को लिखा गया और उसके ऊपर स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, आपका दिमाग चल सके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जितने भी टाइप्स में बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पूरा होल एंड सोल एनसीईआरटी पर बेस्ड है, सारा का सारा मामला एनसीईआरटी पर। तो पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करोगे तो काम सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, याद कीजिए स्पर्म फॉर्मेशन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म फॉर्मेशन का पूरा सीक्वेंस है, स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म, ये चीज़ है। तो आपको सीक्वेंस पूछ लिया, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मोरूला, ब्लास्टूला, ये जो स्टेजेस हैं इनमें पूछ लिया आपको पहले क्या, ऐसे, समझ गए। तो सीक्वेंस रहेगा, आपको 5 स्टेज दे देगी, आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। मान लीजिए आपको ये बोला गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 स्टेजेस दे दी, आपको बोला करेक्ट सीक्वेंस क्या है, 5 4 3 1 2 या 5 4 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ये 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देना है, समझ गए आप। तो वो वाली बात बेटा, तो करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस अपने को करने हैं। तो ये सारी चीजें, मैच दी कॉलम हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिल गए। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो एग्जाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है। अब बात आती है आप लोगों को क्या करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। थोड़ी सी की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं कि भाई आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, आपको किन किन बातों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ MCQ प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। देखिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। और MCQ की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो MCQ प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें। 20 क्वेश्चन रोज ट्राई करें, 30 क्वेश्चन करें, 40 करें, 50 करें, 60 करें, डिपेंड्स ऑन यू, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपनी मैं कह सकता हूँ कि अटेंटिविटी के अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं है कि दबाव में करें। आपको लगता है कि आज मेरे से 20 क्वेश्चन होने हैं, मैं कर लेता हूँ, ओके डन, नोट इट्स ओके। मान लीजिए आपको लगता है मैं 50 कर सकता हूँ, कर लीजिए। अगले दिन आपको लगा कि यार आज 40 ही हो पाएंगे, कर लो, कोई बात नहीं, बट करो, रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। रोज प्रैक्टिस करोगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये अपना एक स्टेटमेंट फिक्स है बेटा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समय जरूर बदलता है, ये मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल मानना है कि मेहनत का एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है मुझे, ये मुझे पता है, पर उस मेहनत को रेगुलर बेसिस पे करना होता है। मैं थोड़ी मेहनत करूं छोड़ दूं, थोड़ी मेहनत करूं छोड़ दूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा बेटा। मैं मेहनत रोज करूं, हो सकता है मेरे को लाइफ में
बहुत सारी फेलियर्स मिल जाए, बट वन डे आई विल सक्सीड, दैट्स फॉर श्योर। तो वो चीज आप भी मानिए कि स्लो एंड स्टडी विल ऑलवेज विन द रेस, विल ऑलवेज विन द रेस। समझ रहे हैं आप? धीमे है कोई बात नहीं, पर कंटिन्यू है, दैट मैटर। ओके। सेकेंड चीज, स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर का मतलब क्या, आपको थोड़ा फिक्स होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है। समझ रहे हो आप? समटाइम्स क्या होता है, आज मान लीजिए बायोलॉजी खोल के बैठ गए, खूब मन है आज 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली, पता पड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री भूल गए। ठीक है, अगले दिन मन हुआ, पता चला आज केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स के बायो भूल गए। ऐसे नहीं होता है। अपना एक स्टडी प्लानर सेट करो कि मुझे इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना ही देना है। आपको लगता है मेरा वीक सब्जेक्ट ये है, उसका प्लानर में ज्यादा टाइम दो, उस लिखो, सोचो। और जो प्लानर में आपका इजी सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि इसको मैं नॉर्मल में कवर कर सकता हूं, उस हिसाब से प्लानिंग सेट करो कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, और ऐसे मुझे मैनेज करना है। तो दैट विल बी द स्टडी प्लानर। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू डू। एक बच्चे के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, एग्जाम नहीं है, उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ही नहीं मिल रहा है सर, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल का काम कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ सर, मैं इसका काम कर रहा हूँ सर, फिर मैं इसकी भी तैयारी करूँ सर, मैं सोऊं कब, मैं खाना कब खाऊं सर। बात वही है, टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो काम किसका, आपका। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, अपने को एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे कम मिनिमम इतना टाइम तो देना है मेरे सब्जेक्ट्स को, दे दिया। अब संडे के दिन मान लीजिए आपकी छुट्टी है, उस दिन आपके पास टाइम ज्यादा है, तो उस दिन का टाइम ऐसे मैनेजमेंट करो कि भाई कैसे अपने को हैंडल करना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो टाइम मैनेजमेंट वाला मामला होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? डन है। चौथा, फर्स्टली डू हार्ड टॉपिक्स। मेरा एक चीज मानना है कि देखिए एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि पहला काम यह होना चाहिए कि अपने हार्ड टॉपिक्स को बढ़िया करो। क्या करो? अपने जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको क्या करो, उनको बहुत बेहतर करो। अब हार्ड टॉपिक्स पहले प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम जैसे ही आने वाला होगा तो हार्ड टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तुम। मान लीजिए कि आपको एक चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, अब 10 दिन बाद एग्जाम है और आप उसको लेके बैठे हैं, तो उस एग्जाम के प्रेशर में आप इतना फंस जाएंगे कि आप अपने हार्ड टॉपिक को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हार्ड टॉपिक जो पहले ही लग रहा है ना, उसको 2-3 महीने पहले ही प्रिपेयर करो। पूछो, टीचर से पूछो, डाउट्स पूछो, जैसे हो सकता है। मतलब आपके पास इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल है, अपने किसी भी टॉपिक को हार्ड मत बनने दो, हर टॉपिक को इजी बनाओ। समझ रहे हो आप? तो हार्ड टॉपिक्स को आप क्या करो, हार्ड टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करो। डू योर हार्ड टॉपिक्स फर्स्ट, पहला काम ये है। हार्ड टॉपिक्स होने के बाद में इजी टॉपिक्स पे काम करो। मास्टरी ऑन इजी टॉपिक्स। मास्टरी ऑन इजी टॉपिक्स का मतलब है आपको लगता है ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसमें मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो उस पर मास्टरी लाओ। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ये चैप्टर मुझे पूरा आता है, इसमें से कहीं से भी कोई कैसा भी क्वेश्चन लेके आ जाए मैं कर लूंगा, ऐसी मास्टरी लेके आओ। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना है। पहले हार्ड टॉपिक को बहुत तगड़ा कवर कर लेना है, और उसके बाद अपने इजी टॉपिक्स पे मास्टरी लानी है कि भाई इसमें से कैसा भी क्वेश्चन कोई भी मुझे पूछ ले, चाहे एनसीईआरटी से आए चाहे कहीं से भी आ जाए, पर मैं जवाब दे दूंगा। पर कंसेप्चुअल हो, टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा अच्छा किया है और मैं इसमें कर लूंगा। तो मास्टरी होनी चाहिए, मास्टरी ऑन इजी टॉपिक्स। डन। मेक्स शॉर्ट नोट्स। देखिए क्या होता है कि हम नोट्स बनाते हैं बायो में, द थिंग इज दैट बायो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। तो अब क्या होता है, एंड टाइम में जब पढ़ने की बारी आती है ना, तो मैं थ्योरी देखता हूं, मैं कहता हूं यार इतना बड़ा कौन पढ़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। आप पढ़ लीजिए, टीचर पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, दैट्स अ थिंग। नोट्स बनाइए, टीचर भी बनवा रहा है, आपसे नोट्स बनवा रहा है, बनाइए, बढ़िया, आप कॉपी मेंटेन कीजिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट एग्जाम में एक ही दिन में मुझे सब पढ़ना है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ना। मैंने पूरे साल पढ़ा, तो मेरे पास एक बार क्विक रिवीजन के पॉइंट्स होने चाहिए। देयर शुड बी सम पॉइंट्स आई एम हैविंग। तो मेक शॉर्ट नोट्स, छोटे नोट्स बनाओ। छोटे नोट्स बनाएंगे तो फायदा है, तो छोटे नोट्स खुद ही बनाएंगे। अब आके सर शॉर्ट नोट्स बनवा दो, और टीचर क्यों शॉर्ट नोट्स बनवाएगा भाई? टीचर शॉर्ट नोट्स बनवाएगा, टीचर ही फुल नोट्स बनवाएगा, टीचर ही एमसीक्यू करवाएगा, तो अपन कैसे मेहनत करेंगे? अपनी भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए उसमें। तो मेक शॉर्ट नोट्स, छोटे नोट्स बनाओ, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, जैसी ट्रिक से, जो आपको लगता है आप बनाओ। अपनी कॉपी है, मुझे बनाना है, मुझे याद करना है, दैट्स इट। ये दिमाग में होना चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग, मेंटल पीस।
लास्ट एंड फाइनल थिंग हमारे पास में क्या होनी चाहिए, मेंटल पीस होनी चाहिए, है ना। मेंटल पीस की अगर मैं बात करता हूं तो मेंटल पीस का मतलब क्या होता है, दिमाग में शांति होनी चाहिए, सिंपल। देखिए क्या होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो पढ़ाई का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है भाई। ये नहीं कहता कि प्रेशर किसी आउटसाइडर की वजह से है या खुद की वजह से, नहीं। प्रेशर इसलिए जनरेट होता है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं लाइफ में, तो जब लाइफ में बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं और जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हमें एक फेलियर का एक इमोशन सा जगने लगता है, जो हमें थोड़ा सा डिस्करेज कर देता है। और डिस्करेज करने से हम थोड़ा सा उदास होने लगते हैं, नाराज से होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, एक घिसी पिटी जिंदगी में हम थोड़ा सा महसूस करने लग जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी फीलिंग आती है। तो ऐसे केस में अपने आप को मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ना है, हमें अच्छा करना है, बट उसके लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। और मेंटल पीस के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, रोज़ थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आपसे होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो कोई 10-15 मिनट का, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चैनल है, कुछ चीज़ें हैं, देखने से आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ज़रूर देखिए। या दोस्तों के साथ 20-25 मिनट बैठ के आप बात कर लीजिए, घर वालों के साथ बैठ जाइए, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनने से आपको ऐसा अच्छा लगता है तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आपको लगता है कोई सॉन्ग सुनने से आपको अच्छा लगता है तो सॉन्ग सुनिए, पर लॉन्ग टाइम के लिए। अब ऐसा नहीं है सॉन्ग सुनने बैठे तो 3-3 घंटे तक गाने ही सुन रहे ना, ये गलत है। मोटिवेशन इज अ सॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए चाहिए होती है। तो उस सॉर्ट ऑफ टाइम में आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, या आप किसी सॉन्ग को सुन के कर रहे हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, एनीथिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके इसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये सारा मेरा आप लोगों के लिए की पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को, की पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो यू विल बी एबल टू क्रैक 12 बोर्ड एग्जाम एज वेल एज CUET, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या रहने वाला है, प्लानर रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको उत्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से भी हेल्प कर सकता है ना। उत्कर्ष कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर दिस। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष में आप लोगों को पता है कि CUET लॉन्च कर दिया है, और उत्कर्ष के CUET कोर्स में आपको सारे जो डोमेन्स हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, है ना। उत्कर्ष ऐप पर आप CUET का कोर्स देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, सारा पूरा टॉपिक्स अवेलेबल हैं, MCQs हैं, टेस्ट सीरीज हैं। दिस ऑल थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम उत्कर्ष बेटा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।